नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और इसमें हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें अपन शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैंने कौन कौन सी यूनिट करा दी वो मैं आपको बता देता हूँ वापस से। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी वाली यूनिट कर ली। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने जो है वो जेनेटिक्स वाली यूनिट कर ली। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं तो हमने इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट कर ली। चौथे नंबर पे हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी वाली यूनिट कर ली। और फोर्थ नंबर पे हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है उसको कर रहे हैं। ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पहले वाले पार्ट में हमने कौन कौन से जो सिस्टम है वो कर लिए। तो एक आपका नर्वस सिस्टम कर लिया और दूसरा हमने टिश्यू सिस्टम कर लिया। ठीक है। और आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो आपका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे और दूसरा हम इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम करेंगे। इन दोनों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं शॉर्ट नोट्स की आपको बता दूं कि इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट वीडियो हो जाएंगे, इसका एक और वीडियो आएगा, यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप वीडियो देखें, साथ के साथ उसका रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इसको आप बिल्कुल क्विक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स से इसका रिवीजन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है उनको बेस बनाया गया है। दूसरा, यदि 11th-12th की आपको मैटर इसके अंदर नहीं मिलता है तो वो आपके नोट्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो सीबीएच की बुक चलती हैं, जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में जो पोर्शन दिया गया है, ठीक है, बीएससी में हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो क्या है, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इन शॉर्ट नोट्स के अंदर उसको ज़्यादा बेस बनाया है, यानी कि उसको ज़्यादा मैटर मैंने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये मैटर कहीं भी नहीं मिलता है। 11th-12th का मैटर तो आपके नोट्स के अंदर भी लिख रहा होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो अपन शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी पाचन तंत्र की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले हम टीथ की बात कर लेते हैं। जो दांतों का इनेमल वाला भाग होता है वह एमाइलोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है। दूसरा, उसका जो डेंटिन वाला भाग होता है वो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा, जो प्राथमिक दंत सूत्र होता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, उनका दंत सूत्र होता है 2102/2102 ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 इंसीजर होंगे उनके पास, एक कैनाइन होगा, 0 प्रीमोलर होंगे और 2 मोलर उनके पास टीथ पाए जाएंगे। और इस तरीके से इनके टोटल जो टीथ हो जाते हैं वो 20 हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो स्टाइड दांत होते हैं, यानी कि जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए, इंसीजर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, ये हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे बात करें तो प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे आपके 16 दांत हो जाते हैं। ठीक है। 8 ऊपर 8 नीचे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे 32 दांत हो जाते हैं बैस के अंदर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सीधा दंत सूत्र का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो एक दांतों के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। तो जो एक्रोडोंट जो दांत होते हैं, एक्रोडेंट जो टीथ होते हैं वो शार्क और मेंढक के अंदर पाए जाते हैं। तो आप पूछोगे एक्रोडेंट टीथ कौन से होते हैं, तो जो कि सॉकेट नहीं पाया जाता, यानी कि जिनके जो दांत होते हैं उनमें सॉकेट नहीं पाया जाता, या मैं कहूँ मसूड़े जहाँ पे अनुपस्थित होते हैं उसे अपन एक्रोडोंट टीथ कहते हैं। यानी कि मान के चलिए ये जबड़े की हड्डी है तो इस जबड़े की हड्डी पे ही क्या पाया जाएगा, दांत पाया जाएगा, इसको अपन एक्रोडोंट टीथ कहते हैं। मानव के दांतों की मैं बात करूँ तो वो थीकोडेंट होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं वो कह सकते हैं थीकोडेंट। थीकोडेंट का मतलब होता है कि वो गर्त के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उनका एक मसूड़ा होता है, गर्त होता है, उनकी जड़ होती है, वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। दूसरा, प्लूरोडेंट। प्लूरोडेंट क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए ये क्या है, हड्डी है, जबड़े की हड्डी है, जबड़े की हड्डी के बिल्कुल किनारे वाले पोर्शन पे ये पाए जाएंगे, जो कि सैलामेंडर के अंदर, छिपकली के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना। इस पेज के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मैच करके देखेंगे तो आपको 100% आरपीएससी के जो क्वेश्चन हैं वो इस पेज के अंदर से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्रूफ ले सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आती है जीभ। जीभ की हम बात करते हैं तो देखिए, जीभ का एक भाग होता है सल्कस टर्मिनेलिस। ठीक है। वो क्या होता है, मुख्य भाग से अलग करता है जीभ को, यानी कि जीभ जो पीछे की तरफ जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है, वो सल्कस टर्मिनेलिस से जुड़ी हुई है। इसके बाद इस रेखा पर एक केंद्रीय बिंदु पाया जाता है, यानी कि बीच में एक पॉइंट पाया जाता है, उसको अपन फोरामेन सीकम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीव की हम बात करें तो देखिए, सर्कमवेलेट पेपिला, अलग अलग प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सर्कमवेलेट पेपिला। इनकी क्या बात है, खास बात कि ये सबसे बड़े होते हैं, गोलाकार होते हैं, 8 से 12 इनकी संख्या होती है। लगभग इनके पास 100 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। दूसरे होते हैं फोलिएट पेपिला। ये कैसे होते हैं, वयस्क के अंदर ये धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी होता है उसके अंदर स्वाद ग्रंथि, यानी कि जो स्वाद कलिका होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। अगली हम बात करते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म कैसा होता है, तो ये केंद्रीय भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक इनकी संख्या होती है, इनके पास स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, तो ये केवल रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, स्पर्शग्राही होते हैं। आगे बात करते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं ये। इसके बाद दूसरे होते हैं तो फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म क्या होते हैं, तो प्रत्येक पर 5 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ से आपका जीभ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। आगे बात करते हैं हम, देखिए, एक ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसे या फिर लीवर कुहन की दरार होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है, और ये आंतरीय रस का स्रावन करती है। ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यही जो लीवर कुहन की दरार होती है, ब्रूनर्स ग्रंथि होती है, इनसे ही शक्कर एंटेरिकस का भी क्या होता है, श्रावण होता है। यहीं पे क्या पाई जाती है, छोटी आंत में पियर पेचेस पाए गए हैं। ये
प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। पियर पेचेस पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, WBC का उत्पादन करते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये बना था शायद कि जो पियर्स पेचेस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये WBC का उत्पादन करते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस अगली हम बात करें तो देखिए हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्प्यूला या फिर एम्प्यूला ऑफ बेटर पाया जाता है, जो कि बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। आगे बात करते हैं बड़ी आंत को कोलन कहा जाता है। इसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आहार नाल की हम लेयर की बात करेंगे, जो कि आउटर से इनर यानी कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ये लेयर चलती है। तो सबसे बाहरी लेयर होती है सेरोसा, दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस, तीसरी जो लेयर होती है सब म्यूकोसा होती है, और अंदर जो लेयर होती है सबसे अंदर की तरफ वो म्यूकोसा होती है, और म्यूकोसा से ही आंतरिक रस का स्रावन होता है, यानी कि जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसका सिक्रेशन होता है। आगे हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। तो लार ग्रंथियाँ देखिए 3 जोड़ी होती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि कान के पास पाई जाती है। यहाँ से जो नलिका होती है जो कि इनके सिक्रेशन को पहुँचाती है वो स्टेंसन नलिका पाई जाती है, जो कि इनकी सिक्रेशन को मुँह के अंदर लेके आती है। लार का श्रावण करती है। लार के पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर 6.8 इसका पीएच होता है। श्राव की बात करें तो 1.5 लीटर पर डे इसका श्रावण होता है। यहाँ से टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम कहाँ उपस्थित है, लार के अंदर उपस्थित है। ये क्या करता है, कच्चा जो स्टार्च होता है उसके साथ रिएक्शन करके उसको डेक्स्ट्रीन के अंदर परिवर्तित कर देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो पाचन होता है वो मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे बात करते हैं अगली जो ग्रंथि आती है यानी लार ग्रंथि है वो सब मैंडिबुलर होती है। ये इससे जो नलिका निकलती है वो बार्टस्टन्स नलिका निकलती है, ठीक है। इसके बाद सब लिंगुअल जो ग्लैंड्स आती हैं, जिससे कौन सी नलिका निकलती है, रेवेनस नलिका निकलती है। ये सारी नलिकाएं कहाँ पहुँचाती हैं, अपने श्रावण को मुख के अंदर पहुँचाती हैं, ठीक है। अब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली पाचक ग्रंथियाँ होती है जो चीप सेल्स पाई जाती है, जिन्हें पर मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ से प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज नाम के एंजाइम सिक्रेट होते हैं। जो गैस्ट्रिक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो हाई एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है। जो जठर रस पाया जाता है उसकी पीएच होती है 1.5 से लेकर 2.5। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। अगला इसके श्रावण की बात करें तो 2 से 3 लीटर पर डे ये श्रावित होता है। विटामिन B12 का श्रावण क्या हो जाता है, यहाँ से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि विटामिन B12 का जो श्रावण है वो इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आगे बात करते हैं अगली कोशिकाएं होती हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो कि HCl का श्रावण करती हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। अगली जो कोशिकाएं होती है वो गॉबलेट कोशिकाएं होती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। इसके बाद अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। और ये जो अर्जेंटाफिन जो कोशिकाएं होती है वो एंडोक्राइन के रूप में भी कार्य करती हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारी गैस्ट्रिक सेल्स आती हैं, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। अगला ऑर्गन आता है हमारे सामने लीवर। अगला ऑर्गन क्या आता है हमारा लीवर। लीवर क्या है, गिल्सन कैप्सूल से ढका हुआ रहता है। इसकी 2 पालियां पाई जाती हैं, एक लेफ्ट लोब होती है और एक राइट लोब होती है। ये जो दोनों पालियां हैं ये आपस में फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो राइट जो पाली होती है वो राइट प्रॉपर या फिर राइट क्वाड्रेट, और दूसरा होता है राइट कॉर्डेट। इन 2 भागों में ये बटी हुई होती है, ठीक है। लीवर की हम बात करें तो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स यहाँ पे हेपेटिक जो लोब्यूल्स होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कुफ्फर कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुफ्फर की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो लीवर के अंदर पाई जाती हैं, ध्यान रखना। यहाँ से क्या निकलता है, तो वाइल जो जूस है वो यहाँ पे बनता है। वाइल जूस बनता है, कितना बनता है, 500 से 1000 ml पर डे के अंदर बन जाता है। यदि हम इसके पीएच की बात करें तो 8.6 इसकी पीएच होती है लीवर के अंदर। और यदि इसकी दूसरी गॉल ब्लैडर के अंदर ये क्या होता है, स्टोर रहता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है, वहाँ इसकी पीएच चेंज हो जाती है, वहाँ इसकी पीएच हो जाती है 7.6। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो वाइल डक्ट पर स्फिंक्टर लगा होता है, यानी कि वाइल डक्ट पर एक गेट लगा हुआ है, एक झिल्ली बनी हुई है, उसको कहते हैं वाइडोन की झिल्ली। दूसरा हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट होती है, उस पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उसको कहते हैं ओडाई की स्फिंक्टर या फिर उसको ओडी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसे याद करेंगे आप, वाइल डक्ट पर जो स्फिंक्टर पाया जाएगा उसका नाम वेडन है, और जो पेनक्रिएटिक है उसका नाम क्या है, ओडी है, ध्यान रखना, हेपेटोपेनक्रिएटिक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, जो पाचक एंजाइम है वो इसके अंदर नहीं पाए जाते, यानी वाइल जूस के अंदर पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। इसका फंक्शन होता है पाइसीकरण करना, यानी इमल्सिफिकेशन ये करता है। इसकी जो क्षारीयता होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर इसकी क्षारीयता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि वाइल जूस क्षारीयता होता है किस यौगिक की उपस्थिति के कारण, तो वहाँ पे आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। आगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है आरबीसी के अपघटन से, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दोनों वर्णक हैं जो कि हमारे मल को रंग प्रदान करते हैं, और प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी है, मैंने पहले ही लिख दिया था। आगे बात करते हैं, मानव के अंदर यकृत निवाहिका तंत्र उपस्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। यकृत निवाहिका जो शिरा होती है वो लीवर को रक्त आहार नाल से लेके आती है, यानी कि आहार नाल में जो हमारा रक्त आया है, ठीक है, वो जो रक्त है आहार नाल से ब्लड
लीवर तक कैसे पहुंचेगा, तो वो यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा पहुंचेगा। इसके बाद डोर्सल एरोटा पाई जाती है जो लीवर को रक्त ऑक्सीजन वाला लेके आती है। इसके बाद यकृत से एक वेन निकलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लीवर से इंफीरियर वेना कवा तक पहुंचाती है। इसके बाद बात करते हैं लीवर का कार्य क्या होता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना। इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना। इसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है बसीय अम्ल यानी जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं या फिर अमीनो एसिड्स होते हैं उनका ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में क्या होना, निर्माण होना। उनसे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का निर्माण होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद लिपोजेनेसिस क्या होता है, फंक्शन होता है। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना। तो किससे होगा, कार्बोहाइड्रेट से होगा, तो ये तो सिंपल है। इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और आगे लिखा हुआ है ग्लाइकोजिनो यानी कि ग्लाइकोजन टूटेगा, और टूटेगा किसमें, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में टूटेगा, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को आप कैसे याद करोगे, जैसे ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और नियो का मतलब होता है किसी नए पदार्थ से निर्माण होगा, और वो नए पदार्थ कौन होंगे, बसीय अम्ल होंगे या फिर अमीनो एसिड होंगे। तो फैटी एसिड और अमीनो एसिड, यानी सीधा सा मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा तो बसीय अम्ल रह गए और लास्ट में क्या रह गया, अमीनो एसिड रह गया। इनसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे अपन ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा लिपिड का फॉर्मेशन लिपोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी बात करते हैं, तो उनसे अग्नाशयी रस निकलता है जिसकी पीएच होती है 8.4, ठीक है। ये कितना निकलता है, तो ये 500 से 800 ml पर डे के अंदर निकलता है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण ये करती हैं, जो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, पीपी सेल करती हैं, सीधा इनका नाम है पीपी सेल। और जब पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण होता है उस समय पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का श्रावण नहीं होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं यानी आंतरिक ग्रंथियों की बात करते हैं। तो उसमें लीवर कोहन की दरार आती है और ब्रूनर्स की ग्रंथि आती है। हर बार पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना। लीवर कोहन की दरार होती है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक पेनिथ की कोशिका होती है, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं। पेनिथ सेल्स के अंदर क्या होती है, तो जिंक की प्रचुरता पाई जाती है और फेगोसाइटोसिस यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, मतलब फेगोसाइटोसिस इनके अंदर क्या पाई जाती है, चीज पाई जाती है, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं जो कि सिक्रेटिन हार्मोन का श्रावण करती हैं और सोमेटोस्टेनिन का श्रावण करती हैं। आगे बात करते हैं ब्रूनर्स की ग्रंथियां। ब्रूनर्स की ग्रंथियां क्या करती हैं, केवल ड्यूडिनम वाले भाग में उपस्थित होती हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सक्कस सिंटेरिकस का ये श्रावण करती हैं। आगे पूरे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, देखना। डीएनए तथा आरएनए का पाचन करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो केवल अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज व गैलेक्टोज का अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है और फ्रक्टोज का सुगमीकृत परिवहन द्वारा होता है। ध्यान रखना, सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परिवहन के द्वारा ग्लूकोज व गैलेक्टोज का अवशोषण होता है, तो सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। मैं बात करूँ तो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे तीव्र गति में होता है तो गैलेक्टोज का श्रावण अवशोषण सबसे तीव्र गति से होता है क्योंकि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। वसा का अवशोषण होता है तो लैक्टेल्स के द्वारा या फिर लैक्टेल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है। जो सोडियम आयन है वो कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। इसके बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अवशोषण होता है वो विटामिन डी की उपस्थिति में तेजी से होता है। कैल्शियम और आयरन का जो अवशोषण है वो सब सर्वाधिक कहाँ होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है। विटामिन का जो अवशोषण होता है वो इलियम और बड़ी आंत के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। मल के रंग के लिए हम जिम्मेदार बात करें तो स्टारकोविलिन तथा स्टारकोविलिनोजन द्वारा क्या होता है, इनको रंग दिया जाता है और ये दोनों ही क्या बिलीरुबिन के व्युत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रीवियस ईयर के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं, भले ही आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये सारे आपको जो चीज़ें हैं ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं सारी। आगे बात करते हैं, देखिए अगला हमारा आता है एक्सक्रीशन सिस्टम यानी कि आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए उत्सर्जन तंत्र सी गुल के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो गुआनों के उपयोग होता है, खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किडनी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो मानव की किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। दूसरा इसका जो बाहरी आवरण है उसको रीनल फेशिया कहा जाता है। जो परिधीय भाग होता है यानी कि उसके चारों तरफ वाला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और बीच वाला भाग होता है उसको मेडुला कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो लगभग 10 लाख प्रति किडनी, यानी एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आगे देखना, मूत्राशय की दीवारों में डिट्रेशर मसल्स पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। मूत्राशय मतलब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी दीवारों में डिट्रेसर मसल पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें, जो ऊपरी अवरोधनी होती है वो चिकनी पेशियों की होती है और अनैच्छिक होती है यानी इनवॉलेंट्री होती है। नीचे की जो अवरोधनी होती है वो रेखित पेशियों की होती है और ऐच्छिक होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना ये कहना क्या चाह रहा है, मान के चलिए ये किडनी है 2, ठीक है, ये किडनी है 2, इन किडनियों से यूरेटर निकलती हैं यानी कि मूत्र वाहिनियाँ निकलती हैं और ये मूत्र वाहिनियाँ कहाँ लाती हैं, मूत्राशय के अंदर लाती हैं और यहाँ से क्या निकलता है, यूरेथ्रा निकलता है। तो ये कहना चाह रहा है हमसे कि यहाँ पे जो अवरोधनी पाई जाती है इसको अपन ऊपरी अवरोधनी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल्स पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री प्रकार की होंगी। और दूसरा जो यूरेथ्रा पे मसल्स पाई जाती हैं यानी नीचे की तरफ जो मसल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, यानी कि यहाँ से जो मूत्र निकलेगा उस पर हमारी इच्छा होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो यूरेटर से
जो मूत्र आ रहा है किसके अंदर, मूत्राशय के अंदर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मूत्र आ रहा है वहाँ पे जो अवरोध नहीं पाई जाती उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम मूत्राशय में मूत्र आए उसको अपन कंट्रोल कर पाए, कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूत्राशय से बाहर जो मूत्र निकलेगा उसको अपन कंट्रोल कर लेते हैं, ध्यान रखना। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। इसके बाद इससे यानी कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उससे अनुकंपी और परानुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही तंत्र जुड़े हुए रहते हैं। यदि हम बात करें किसकी, प्रति मिनट जो है 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे बन जाता है। जिसकी हम बात करें तो ब्लड कितना फिल्टर हो जाता है, 180 लीटर पर डे ब्लड क्या है फिल्टर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन देखना, रीनल कैप्सूल बनता है। रीनल कैप्सूल किससे बनता है, तो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल से मिलकर रीनल कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एफरेंट ट्यूब इसके अंदर पाई जाती है। एफरेंट ट्यूब क्या होती है, मोटी होती है और दाब इसके अंदर कम लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। इफरेंट ट्यूब का मतलब क्या होता है, ये पतली होती है और इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एफरेंट ट्यूब कैसी होगी, मोटी होगी तो दाब उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। इफरेंट ट्यूब होगी उसकी वो पतली होगी तो उसके अंदर दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल के अंदर जो NFP होता है, NF का मतलब होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, कितना होता है 10 mm प्रति HG होता है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, जो ग्लोमेरुलस का छेद होता है उसको अपन फेनेस्ट्रा कहते हैं। आगे देखिए, जो रीनल टिब्यूल्स होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहले होता है PCT, दूसरा होता है हेनले लूप और तीसरा होता है DCT। PCT की बात करते हैं तो फिल्ट्रेट का 65% है उसका पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो उसकी कोशिकाएं होती हैं वो ब्रश वाटर वाली होती हैं और लवणों का सक्रिय अवशोषण करती हैं, ध्यान रखना। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और अमोनिया का उत्सर्जन इसमें ही होता है। आगे हेनले लूप की बात करें तो यहाँ पे पुनः अवशोषण क्या है, बिल्कुल न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ब्रश वाटर यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसकी जो अवरोही भुजा होती है उसमें केवल जल का अवशोषण होता है। उसकी जो आरोही भुजा होती है उसमें आयंस और यूरिया का उत्सर्जन होता है। आयन का अवशोषण होता है और यूरिया का उत्सर्जन होता है। इसकी बात करते हैं DCT की बात करें, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती है, उसमें सोडियम का जो RA है, RA का मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा जिससे क्या होगा, ADH की मात्रा बढ़ेगी। ADH की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाएगा, यानी कि जल के पुनः अवशोषण को ये बढ़ा देगा। और जल के पुनः अवशोषण को ये बढ़ा देगा ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिससे क्या होगा, मूत्र की मात्रा घट जाएगी। मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब कोई बंदा बियर पी लेता है या फिर शराब का सेवन कर लेता है तो बियर पीने के बाद क्या होता है, ADH हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ADH हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाएगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बियर पीते हैं वो बियर पीने के बाद उनका मूत्र ज़्यादा निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, GBHP। ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार का प्रेशर है। क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है। यदि मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, GBHP फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये पतली रक्त केशिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब है जिसका मान होता है 60 से 70 mm प्रति HG प्रति मरकरी। ठीक है, अगला होता है BCOP। BCOP की फुल फॉर्म की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, रक्त में उपस्थित प्लाज्मा द्वारा उत्पन्न जो दाब होता है। ठीक है, प्लाज्मा द्वारा दाब होता है वो कितना होता है, 32 mm प्रति HG होता है। इसके बाद CHP होता है। ये क्या होता है, जो वोमेन कैप्सूल होता है उसकी बॉल्स जो होती है, उसकी दीवार होती है, उसके द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो कितना होता है, 18 mm प्रति HG। यदि हम जो नेट निकालेंगे, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो निकलेगा वो 10 mm प्रति HG निकलेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें एक सिस्टम कार्य करता है जिसको अपन रास सिस्टम कहते हैं, उसको समझना है एक बार। ठीक है, रास की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है। इसमें होता क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, रेनिन का स्रावन करती हैं। क्या करती हैं, रेनिन का स्रावन करती हैं। और यकृत के अंदर से एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन निकलता है। ये एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन है या एंजाइम है, इसके साथ रेनिन का क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। और जैसे ये एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन है, ये रेनिन के साथ मिलकर एंजियोटेंसिन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये करता क्या है, तो ये PCT में सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ध्यान रखना। अब ये एंजियोटेंसिन यहाँ पे आ गया वापस घूम के। एंजियोटेंसिन मैंने यहाँ से घुमा के इसको यहाँ बढ़ा दिया। अब एंजियोटेंसिन यहाँ आ गया। ये क्या करेगा, एडिनल कॉर्टेक्स पे आके काम करेगा। एडिनल कॉर्टेक्स पे जाके एल्डोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन को ये बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ेगी और मूत्र का भी क्या हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम चलता है हमारी बॉडी के अंदर। जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स चलता है जिसमें रास सिस्टम चलता है। रास सिस्टम की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। होता क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती हैं, रेनिन का स्रावन करती हैं। और लीवर से आया टेंसिनोजन हार्मोन, ये क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलकर एंजियोटेंसिन के अंदर बदल जाते हैं। एंजियोटेंसिन क्या करता है, एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है और मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में, तो ANF। ANF का मतलब क्या होता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ANF हार्मोन का स्रावन होता है। ये हृदय की जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं,
ठीक है, वहाँ से सिक्रेट होता है। इसके बाद ये रास के विपरीत कार्य करता है, यानी मूत्र की मात्रा को ये कम करता है। तो मूत्र की मात्रा बढ़ाता कौन है? तो एंजियोटेंसिन मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है, तो उसको कम करने वाला कौन है? तो एएनएफ यानी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र क्या होता है? तो देखना, ऑर्निथिन चक्र के बारे में बताया किसने था? तो कैप्स और हैंसलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, लेकिन रेटनेर और कोहेन ने इसको विस्तार पूर्वक समझाया था। ये कहाँ चलता है? तो ऑर्निथिन चक्र कहाँ चलता है? लीवर के अंदर चलता है। ध्यान रखना, सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑर्निथिन चक्र का संबंध है, कहाँ चलता है? तो यकृत में चलता है। आगे होता क्या है इसमें? जो यूरिया का निर्माण होता है ऑर्निथिन चक्र में, ठीक है, और यूरिया का निर्माण होगा, उसमें जो कार्बन परमाणु है वो कहाँ से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। एस्पार्टेट व अमोनियम लवण से क्या आएगा? जो नाइट्रोजन परमाणु है वो आएगा। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ऑर्निथिन और क्रेब्स चक्र जो बीच की यूरिक कड़ी है, जो फ्यूमरेट है, क्या है? फ्यूमरेट है। ऑर्निथिन जो आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन एक प्रकार का क्या है? अमीनो एसिड है, आपको पता होगा। उसमें से जब यूरिया निकल जाता है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही यूरिया है जो हमारे ब्लड में जाता है और इसी को छानने का काम करती है किडनी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो सिट्रुलिन होता है, सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टेट आगे जुड़ जाता है, जिससे आर्जिनो सक्सिनेट नाम का एंजाइम बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या किस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। जो एस्केरिस होता है उसके अंदर एच आकार की रेनेट सेल्स पाई जाती है, ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछा जाएगा। एनिलिडा के अंदर क्लोरोगोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं या फिर नेफ्रीडिया पाई जाएंगे। जो झींगा होता है उसके अंदर एंटीनरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं या फिर ग्लीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो लिब्यूलस होता है या फिर बिच्छू होता है उसके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो मोलस्का है उसके अंदर बोजेनस के अंग पाए जाते हैं या फिर केबर का अंग पाया जाता है। कहाँ पे? यूनियो के अंदर। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ओलिगोयूरिया होता है, एक मूत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है मूत्र की मात्रा यदि कम बन रही है किसी शरीर के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, तो उसको ओलिगोयूरिया नाम की बीमारी हुई है। एन्यूयूरिया का मतलब क्या होता है? एनयूरिया का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मूत्र की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बन रही है। इसके बाद एक होता है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब क्या होता है? जब हम यूरिन पास कर रहे होते हैं उस समय बहुत तेज दर्द होता है। इसके बाद डायलिसिस जब हो रहा होता है, ठीक है, रक्त अपोहन जिसे अपन कहते हैं, उसके दौरान रक्त को जमने से रोकने के लिए काउमेडिन या फिर बारफेरिन नाम के उसमें केमिकल पिलाए जाते हैं, जिससे कि रक्त जमता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र को क्या कर लिया? यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र यहाँ पे क्या हो गए? आपके कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कौन सा? सर्कुलेशन सिस्टम और आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि 5,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।